ऐसा लगेगा कि कुछ मेरे अंदर मेरे करियर में कुछ इशू ही नहीं है। मैंने इंटरनेट पे सर्च भी किया कि भाई हाउ टू फाइंड योर पैशन, मैंने बुक्स ली, टॉपर्स की वीडियोस देखी, अपने दोस्तों से गाइडेंस ली। जॉब के साथ सिविल सर्विसेज को मैनेज करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था। आपके दोस्त लोग पार्टी कर रहे होंगे, वो ट्रैवल कर रहे होंगे, वो वीकेंड्स पे बाहर जा रहे होंगे और आप जहाँ पे भी होंगे घर में पढ़ रहे होंगे। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश सिंह है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में मेरे रैंक 49th है। इस वीडियो से मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहूँगा और साथ साथ में जो मैंने डिसीजंस लिए अपनी यूपीएससी की जर्नी में, जैसे मैंने अपनी जॉब क्विट करने का सोचा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सो अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी। तो मेरा चाइल्डहुड पूरा का पूरा राजस्थान में ही बीता। मेरी फैमिली में मेरे फादर थे, वो स्टेट गवर्नमेंट में थे, इंजीनियर थे। मेरी मॉम हाउसवाइफ हैं और एक मेरी छोटी बहन भी है। सो पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था तो हम लोग जाते रहते थे। मैं चूरू में रहा हूँ, मैं जयपुर में रहा हूँ, मैं सवाई माधोपुर में रहा हूँ, बांसवाड़ा में रहा हूँ। सो मिडिल क्लास फैमिली थी। जैसा होता है आई गेस बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस लाइफ से। और हमेशा से जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि दो ही ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास, या तो आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है। सो और मेरा पर्टिकुलरली इंटरेस्ट भी था साइंस में, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की तरफ जाने का सोचा और फिर मैंने आईटी एग्जामिनेशन दिया। वहाँ पे मैं सक्सेसफुल रहा। मैंने आईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। वहाँ मुझे मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस थी। वो अगेन बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया और बहुत ज़्यादा मेरा वहाँ पे ओपिनियन का चेंजेस आया। मैंने इंटर्नशिप्स करी, मैंने रिसर्च में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हुआ, रिसर्च पेपर्स लेके। सो आईआईटी वाली मैं जर्नी बताऊंगा मेरी रही है, जो कि एक स्टूडेंट से अडल्ट बनने वाली जो जर्नी रहती है वो मेरी आईआईटी में हुई। फिर प्लेसमेंट्स का टाइम आया तो वहाँ भी बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को डे वन में प्लेसमेंट में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब मिली, जो कि फाइनली 2016 में मैंने ज्वाइन की। सो अगर आप एक देखेंगे एक बाहर के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे देखेंगे कि सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, मैं पढ़ा भी बहुत एलीट कॉलेज से हूँ, तो ऐसा लगेगा कि कुछ मेरे अंदर मेरे करियर में कुछ इशू ही नहीं है। बट होता ऐसा है कि जब मैंने उस जॉब को जाके करने का देखा, तो मुझे थोड़ी देर बाद ही रियलाइज़ हो गया कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली और जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग वाली जॉब है, वो मेरे लिए है ही नहीं। मुझे 1 साल के अंदर ही पता पड़ गया था कि इस तरह का काम मैं अपने 30-40 साल ज़िंदगी में नहीं कर पाऊँगा। सो वहाँ पे फिर एक बहुत ही वैसा-सा मुझे डिसीज़न लेना पड़ा। मैं बहुत कन्फ्लिक्टेड था कि इतनी अच्छी जॉब है, मैं छोड़ भी रहा हूँ, छोड़ने का सोच भी रहा हूँ। पता नहीं मैं जो जहाँ पे भी जाऊँगा वहाँ मुझे कुछ अच्छा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, पहले मिलना भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है और मेरे हिसाब से बहुत लोग इसको फेस भी करते हैं। तो मैं बहुत अपने दोस्तों से मिला हूँ, बहुत लोगों से मैंने इंटरैक्ट किया है जो कि अपनी लाइफ में थोड़ा स्टक है, अपनी लाइफ में जो कि अपनी जॉब्स को उतना पसंद नहीं करते और उनको भी मन होता है कि उनको कुछ और करना है। सो उसी बिल्कुल सिचुएशन पे मैं खड़ा था। मुझे अपनी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, ना ही मैं इसमें फ्यूचर देख पा रहा था। प्लस जो आगे की जो मेरी जर्नी थी वो भी मेरे को एग्ज़ैक्टली क्लियर थी नहीं कि मुझे करना क्या है आगे जाके। तो यहाँ पे ही मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करना स्टार्ट की जॉब के साथ-साथ ही, और मैंने थोड़ा बहुत लोगों से बात करना स्टार्ट की। मैंने इंटरनेट पे सर्च भी किया कि भाई हाउ टू फाइंड योर पैशन, कैसे अपने पैशन को ढूँढूँ, क्या करूँ कि मुझे अपना पैशन मिल जाए? क्योंकि हमें भी यही फ़ीड किया जाता है कि आप अपने पैशन को फ़ॉलो करिए और अपने आप पैशन को ढूँढ लेंगे तो आपको काम करना नहीं पड़ेगा, और अगर आप अपने पैशन पे काम करेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सो मेरा भी यही माइंडसेट था कि भाई अब मैं कुछ और करने का सोच रहा हूँ, तो चलो एक बार अपने पैशन को ढूँढ के देख लेता हूँ, उसी पे काम करके देख लेता हूँ। तो उसी टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बहुत ही वंडरफुल बुक सजेस्ट करी, जो कि उसका टाइटल है सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू, और वो लिखी है एक कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर ने, कॉल न्यूपोर्ट ने। सो उस बुक में उन्होंने ये एनालिसिस करने की कोशिश की है कि जो लोग होते हैं जो कि अपनी जॉब से बहुत खुश हैं, जो कि अपनी जॉब को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग, उन लोगों में ऐसी क्या ट्रेड्स हैं और उन लोगों में उनकी जर्नी कैसी रही है। क्योंकि मैं भी ऐसा ही कोई करियर ऑप्शन चाहता था जिसको मैं अल्टीमेटली बहुत पसंद कर सकूं, और मेरे हिसाब से हर कोई यही करना चाहता है, क्योंकि आपको 30-40 साल काम करना है अपनी लाइफ में, और अगर आपको अपना काम पसंद आ जाता है तो इससे अच्छा मेरे को लगता नहीं कि कुछ हो सकता है आपके लिए। तो बट जब मैंने उस बुक को पढ़ने का ट्राई किया और जब मैंने और पढ़ा, तो मुझे बहुत ही स्टार्टलिंग सी नई चीज़ें पता पड़ी जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और वो चीज़ें वो थी कि जो लोग अपनी जॉब से बहुत खुश थे, उन लोगों का कोई पर्टिकुलरली पैशन नहीं था उनकी जॉब को लेके।
सो जो लोग अपनी जॉब से बहुत खुश हैं, वो अपनी जॉब को लेके इनिशियली उतने पैशनेट नहीं थे। पर हमने तो हमेशा यही सुना है कि अगर आप पैशनेट हैं, तभी आप अपनी जॉब को बहुत पसंद करेंगे। सो ये बिल्कुल मेरे लिए उल्टा-सा हाइपोथेसिस हो गया था, या फिर बिल्कुल उल्टी-सी चेंज हो गई थी कि मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे अपना पैशन मिलेगा और फिर मैं वहाँ फिर खुश रहूँगा। बट जब मैंने उनकी बुक पढ़ी तो मुझे पता पड़ा ये बिल्कुल उल्टा है। पहले आप हार्ड वर्क करेंगे, पहले आप अपने स्किल सेट बनाएँगे, पहले आप कॉम्पिटेंट होंगे किसी एरिया में, फिर आप जाके उस एरिया में पैशनेट होंगे। जो इक्वेशन होती है कि पैशन के बाद हार्ड वर्क, बल्कि इक्वेशन बिल्कुल उस बुक में बताया गया कि बिल्कुल उल्टी है, जो कि अगर आप सोचेंगे तो इंट्यूटिवली सही भी है। आप बहुत सारे पैशन्स ऐसे होते हैं जिसको आप मोनेटाइज़ नहीं कर सकते, जिससे आप करियर नहीं बना सकते। पर अगर आप किसी करियर पे, अगर आपने अपनी स्किल सेट बनाई, आपने अपनी कॉम्पिटेंसीज़ बनाई, अगर आप बिल्कुल उस करियर के टॉप पे जा रहे हैं, सो वो अल्टीमेटली आपका पैशन बन ही जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को देखिए तो उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होगी कि जो लोग पैशनेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं। तो एक तो ये बहुत मेरे को एक चीज़ पता पड़ी पैशन के रिलेटेड, और दूसरी चीज़ फिर उस बुक में ये भी बताई गई थी कि आप अपने काम को इवैल्यूएट कैसे करें। अगर आप कोई नया ऑप्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस नए ऑप्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो मैं अगर कोई नई जॉब में जाने का सोच रहा हूँ, तो मैं कैसे उस जॉब को डिसाइड करूँ उस जॉब में जाने के लिए। सो उस बुक में 3 चीज़ों को बहुत क्लियरली आउटलाइन किया हुआ है, और मेरे हिसाब से आप भी रिलेट करेंगे। तो 3 जो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो होती हैं, पहली चीज़ तो होती है कि क्रिएटिविटी। तो आपकी जॉब आपको कितना क्रिएटिव होने का मौका दे रही है। दूसरी चीज़ होती है कंट्रोल, कि आपकी जॉब आपको कितना कंट्रोल दे रही है। आप कितना ओन कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, आप कितना पावर पे फ़ील कर पा रहे हैं, या फिर आप कितना ओनरशिप ले पा रहे हैं चीज़ों का। और तीसरी चीज़ होती है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होता है कि आपका काम का फाइनली लोगों पे, आपके क्लाइंट्स पे, आपके ऑर्गेनाइज़ेशन पे इम्पैक्ट क्या है। तो उस बुक में ये लिखा गया था कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को किसी जॉब में मैक्सिमाइज़ कर पा रहे हैं, तो वो जॉब आपके लिए जनरली अच्छी होगी। तो ये जो मेरी मेजर लर्निंग्स रही उस बुक से, तो फिर इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे करना क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास भी कुछ ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन तो यही था कि मैं एमबीए के लिए चले जाऊँ, जो कि बहुत लोग जाते हैं। दूसरा ऑप्शन था सिविल सर्विसेज़ का। तीसरा ऑप्शन था कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी मैं जा सकता हूँ। चौथा ऑप्शन था कि मैं रिसर्च के लिए भी जा सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने ब्यूरोक्रेट से बात की, उसके बाद और लोगों से मैंने कंसल्टेशन की, थोड़ा बहुत फैमिली का भी इनपुट लिया, उनसे भी बात की, तो फिर फाइनली अल्टीमेटली मैंने अपने लिए सिविल सर्विसेज का डिसीजन लिया, जो कि और लोगों के लिए और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट मुझे अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए उस बुक के इनपुट्स के बाद, और साथ-साथ में जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, क्रिएटिविटी हो गया, कंट्रोल हो गया, और उसके साथ-साथ में फाइनली इम्पैक्ट हो गया। तो मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज में ये तीनों चीज़ें मुझे मिल सकती हैं, और एक बहुत ही यंग एज में मुझे मिल सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके पास क्रिएटिविटी भी होती है क्योंकि उनके पास बहुत इनिशिएटिव होता है चीज़ों को करने के लिए। सेकंड, कंट्रोल भी होता है क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी पावरफुल पोजीशंस पे हैं। और तीसरी चीज़ है, आप इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो ये मेरा एक फ्रेमवर्क था सिविल सर्विसेज की तरफ आने के लिए। और जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, ये बहुत ही जनरल सा फ्रेमवर्क है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए ही लग सकता है। ये आप अपनी लाइफ में अपनी जॉब्स के लिए भी इसको लगा के देख सकते हैं, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्विच करना है कि नहीं करना है। इसके बाद फिर मैंने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा डिसीजन लिया कि मुझे अपनी अब जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज़ की तरफ ही जाना है, और जॉब के साथ सिविल सर्विसेज़ को मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी। बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कि मैंने एक कोई रैश डिसीजन नहीं लिया था। मैंने बहुत ही कैलकुलेटेड सा डिसीजन लिया था। मैंने रिसर्च करी थी उस बारे में, मैंने अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को बनाया था, उसके साथ में लोगों से बात की थी, और साथ-साथ में ऐसा बताया, मैंने बुक्स पढ़ी थी, और उसके बाद कहीं जाके मैंने एक ये कैलकुलेटेड सा डिसीजन लिया था। फिर यहाँ से मेरी सिविल सर्विसेज़ की जर्नी स्टार्ट होती है, और वो थोड़ी इनिशियली में, जैसे एक आप किसी भी एक नए करियर ऑप्शन में जाएँगे तो थोड़ी हॉन्टिंग हमेशा से रहती है। आप थोड़ा सेल्फ डाउट ज़रूर करेंगे, आप किसी भी नई डायरेक्शन में जाएँगे तो क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि ये तो मेरे कम्फर्ट ज़ोन के बाहर है, ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, और प्लस अब मुझे हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ रही है, जो कि मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी पढ़ूँगा। उसके साथ-साथ में आपको एक बहुत ज़्यादा फोमो वाला इफ़ेक्ट भी आएगा। आपके दोस्त लोग पार्टी कर रहे होंगे और आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे होंगे, वो वीकेंड्स पे बाहर जा रहे होंगे, और आप जहाँ पे भी होंगे घर में पढ़ रहे होंगे। और उसके साथ-साथ में एक वो भी रहता है कि जब भी आप एक नए तरफ बढ़ते हैं, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। मेरी जॉब थी, वहाँ मैं अच्छा कर रहा था। प्लस प्लस मुझे ये नहीं पता था कि मैं वो जो छोड़ के आया हूँ सिविल सर्विसेज़ में, मेरा आगे जाके हो भी जाएगा या फिर नहीं होगा, या मेरे कितने साल बर्बाद हो जाएँगे, ऐसा मेरे को कोई आइडिया नहीं था। सो ये होना बिल्कुल नेचुरल है, और ये आपके साथ होगा भी, क्योंकि आप एक नई उसमें जा रहे हैं।
सो मेरे हिसाब से ये होना भी चाहिए आपको। तो ये एक वैसी फीलिंग होती है हमेशा से कि आप एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि आप एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आप एंशियस भी होंगे क्योंकि आपको रियली में पता नहीं है आपके साथ क्या होगा। सो थोड़ा मुश्किल है उस स्टेट को डिफाइन करना, बट आई एम श्योर कि जिसने भी इस तरह का डिसीजन लिया है वो रिलेट जरूर कर पा रहा होगा इस फीलिंग से। 2018 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। उसके साथ साथ में मैंने भी वही किया जो और लोग करते हैं। मैंने बुक्स ली, टॉपर्स की वीडियोस देखी, अपने दोस्तों से गाइडेंस ली जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज में। और प्रीलिम्स को उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, सिर्फ 4-5 महीने ही बचे थे, तो मैंने अपना पूरा फोकस प्रीलिम्स पे लगाया और जितना भी हुआ मैंने दे दिया प्रीलिम्स को। सो और तो मैं कभी ऐसा नहीं था कि बहुत लोग ये भी करते हैं कि मैं आराम से पढ़ूंगा फिर प्रीलिम्स दूंगा, या फिर मैं इस साल दूंगा नहीं, मैं अगले साल दूंगा। तो आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। अगर आप इस साल प्रीलिम्स नहीं देंगे तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं, आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं करना चाह रहे हैं। तो उससे बचिए आप। तो भले ही प्रीलिम्स के आंसर्स हों या मेंस के आंसर राइटिंग हो, तो आपको हमेशा प्रोएक्टिव रह के वो सारी चीज़ें करनी है। तो 2018 में लकीली मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। 2018 में मेरा मेंस नहीं हुआ क्योंकि उतना टाइम मेरे पास था ही नहीं। और सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो कि मेरे पास नहीं था। फिर 2019 में क्या हुआ कि 2019 में मेरे पास टाइम था, 1 साल पूरा पूरा मुझे मिला। तो मैंने और अपनी जो 2018 की जो भी मैंने पढ़ा था उस पे बिल्डअप किया। और उसके बाद 2019 में फिर मेरा प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, और फिर मैं इंटरव्यू तक गया और इंटरव्यू भी लकीली मैंने क्लियर कर लिया। एंड 2019 में मुझे आईआरएस सर्विस एलोकेट हो गई, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, और उस पर्टिकुलरली उसमें भी कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और मेरी रैंक थी 484। तो ये 2019 का था। बट कहीं ना कहीं मैं आईआरएस बनने के लिए नहीं सिविल सर्विसेज में आया था। मेरा हमेशा से एम था कि मैं आईएएस बनूं। तो मेरे को उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना था। और सिंस आपके पास, इवन दो आपको एक सर्विस एलोकेट हो चुकी है, उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं आगे अटेम्प्ट देने की। सो मैंने भी एग्जैक्टली यही किया। तो मैंने अपनी सर्विस को ज्वाइन जरूर किया, बट मैंने फिर 1 साल का ईओएल ले लिया ताकि मैं आईएएस के लिए और अटेम्प्ट दे सकूं। तो फिर मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैं उतना लकी नहीं रहा, ऑल्दो मेरी रैंक आई, बट मुझे अगेन आईएएस नहीं मिला और कोई सर्विस एलोकेट हुई नहीं। बट फिर मैंने 2021 में मैं बहुत ही ज़्यादा थर्ड अटेम्प्ट के बाद आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड था खुद से। और ऐसे आपके भी, जब भी आप किसी नए करियर में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप डिसअपॉइंटेड होंगे। ऑल्दो अगर आप बाहर से देखेंगे तो मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मेरे लिए तो कोई खास इंप्रूवमेंट था नहीं वो, क्योंकि मैं सर्विस एलोकेट नहीं हुई, मैं तो अभी भी आईआरएस ही हूँ। और तो वो है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं डिसअपॉइंटेड था बहुत। मुझे टाइम लगा अपने आप को मेंटली स्टेबल करने में। मुझे ऐसा लगा कि क्या मुझे आगे का अटेम्प्ट देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आईआरएस खुद में भी बहुत अच्छी सर्विस है, क्या इसी में कंटिन्यू कर लूँ? क्योंकि हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे और आपके पास हमेशा एक ये ऑप्शन रहेगा कि आप चूज़ कर लीजिए एक ऑप्शन को। चाहे जॉब हो, चाहे सर्विस हो। जैसे मेरे केस में आईआरएस था, अगर मैं चूज़ कर लेता तो मुझे एक और अटेम्प्ट ना देना पड़ता और उतना नहीं और पढ़ाई करनी पड़ती। बट स्टिल कहीं न कहीं था ही कि भाई एक और बार ट्राई कर लेते हैं। दिस वुड बी माय लास्ट अटेम्प्ट, और इस बार प्रॉपर्ली पढ़ के आईएएस के लिए ही ट्राई करते हैं। अब मैंने 3 अटेम्प्ट्स में पहले ही दे चुका था। अब 2021 का अटेम्प्ट था, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई दिस वुड बी माय 4th अटेम्प्ट, एंड उससे ज़्यादा मैं और अटेम्प्ट्स नहीं दूंगा। तो मैंने इस माइंडसेट के साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी 2021 की। और हुआ क्या था, बिकॉज ऑफ कोविड 2020 के रिजल्ट्स काफ़ी डिलेड होके आए थे। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था ये सोचने का और करने का, और मुझे एकदम से प्रिपरेशन के लिए लगना पड़ा था 2021 में। सो 2021 में एक तो मैंने थोड़ी इंटेंसिटी ज़रूर बढ़ाई थी अपने प्रिपरेशन की, और साथ साथ में एक मैंने बहुत ज़्यादा अपने, जैसे मैंने बताया, टेस्ट सीरीज़ पे रिलाई किया था, शॉर्ट नोट्स पे रिलाई किया था। थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स मैंने ट्राई किए थे एनालिसिस करके कि मैं वहाँ पे अच्छा कर सकूँ, वहाँ पे मार्क्स ज़्यादा ला सकूँ। तो मैंने कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की थी, उससे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए। जीएस में भी कुछ मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए, ऑप्शनल में मेरे कुछ मार्क्स इम्प्रूव हुए। सो एंड बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट जो कि आया, तो मेरी रैंक इस बार इंप्रूव होकर 49th हो गई। तो ये थी मेरी एक ब्रीफ में जर्नी फ्रॉम माय कॉलेज, फ्रॉम माय चाइल्डहुड, फ्रॉम माय कॉलेज, फ्रॉम माय जॉब और यूपीएससी। सो मैंने जो लर्न किया है अपनी जर्नी से, वो यही लर्न किया है कि अपने आप को कभी आप किसी मोल्ड में मत डाल के रखिए कि मैं यही काम करूंगा या फिर मैं यही काम करूंगी। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमेशा एक कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि मैंने तो इतनी स्ट्रीम्स चेंज की हैं। पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा, फिर मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, फिर मैंने जीएस पढ़ा। अभी मैं आईआरएस में टैक्सेशन पढ़ रहा हूँ, फिर थोड़ी टाइम में जाकर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पढ़ूंगा। और मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ की है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत डिलीजेंटली कर रहे हैं, बहुत प्रॉपरली अपना दिल लगा के कर रहे हैं, तो वो हो जाती है। भले ही आपका बैकग्राउंड पहले कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, अगर आप उस चीज़ को प्रॉपरली करेंगे
तो फाइनली हो जाएगी। ऐसा मत सोचिए कि मेरे को तो बहुत काम करना पड़ेगा या फिर मेरे को तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मे बी आपको एफर्ट डालने पड़े, पर ऐसा नहीं होगा कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये मेरी जर्नी रही है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जॉब में स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जॉब आपके लिए नहीं है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, आप अपने जॉब से बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हैं, आपको बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, आपको लग रहा है मंडे को तो मेरे को जाने का मन ही नहीं करता है। सो मैं ये ज़रूर बोलूँगा, अभी आप यंग हैं, बहुत सारे लोग जो होंगे वो 20 से 30 के बीच वाले लोग होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो एक बार एक्सप्लोर करके देखिए, क्योंकि एक्सप्लोर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए, जैसे मैंने ट्राई किया था, लोगों से बात करिए, थोड़ी अपनी सेविंग्स बनाइए और फिर अगर आपको जो भी चेंज चाहिए, जो भी आपको डायरेक्शन सही लगती है, वहाँ पे उसकी तरफ चले जाइए, एक प्लंज ले लीजिए। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे जाके हो सकता है मौका ना मिले। और ऐसा भी नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें पोटेंशियल नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मैं बार-बार ये कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप में पोटेंशियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं, वो उस काम के लिए आप बने ही नहीं हैं। आप वैसा काम कर रहे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करता। तो ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक्सप्लोरेशन का ही है। पैशन तो देखिए ऐसा है कि पैशन तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं और ज़रूरत नहीं है कि आप जो पैशन वाली चीज़ करें वो आपको आगे जाके काम भी आए या आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। तो बट स्टिल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक चेंज की तरफ तो लीजिए, एक चेंज तो लेके देखिए। हमारी जो एज होती है 20 से 30, ये इसमें बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हम अपने करियर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे कोई फैमिली के भी कंस्ट्रेंट्स कम होते हैं, उसके साथ-साथ में हम अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रांज़िशन लाना आसान होता है। एक बार आप 30-35 के ऊपर चले जाएँगे तो फिर वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएँगी। और स्पेशली आप कोविड के बाद देखिएगा तो अब मेरे हिसाब से लोग ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो गए हैं। उनको ज़्यादा पता है कि लाइफ बहुत छोटी है, तो ऐसी चीज़ में टाइम स्पेंड करने का मतलब नहीं है जहाँ पे वो खुश नहीं है। आपको 30-40 साल काम करना है, 8 घंटे काम करना है, तो 1/3 ऑफ योर लाइफ जो सिर्फ काम में चली जाएगी। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप एटलीस्ट खुश हों, उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें वर्ल्ड को और साथ-साथ में एक प्रॉपर अपना करियर बना सकें। और लास्टली मैं एक बहुत ही अच्छी कोट के साथ एंड करना चाहूँगा। ये कोट है जिम रॉन की और उन्होंने क्या कहा था कि लाइफ में 2 ही तरह के पेन होते हैं। एक होता है कि द पेन ऑफ रिग्रेट और दूसरा होता है द पेन ऑफ डिसिप्लिन। और जो पहला पेन होता है डिसिप्लिन वाला, वो आउंसेस में वे करता है और जो रिग्रेट वाला पेन होता है वो टन में वे करता है। क्योंकि एक बार आपने अभी स्टेप्स नहीं लिए तो आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रहेंगे। बट अगर आपने अभी कोई नया इनिशिएटिव लिया, कोई चेंज किया, तो आपको क्या करना है? आपको डिसिप्लिन्ड रह के पढ़ाई करनी है, जैसे मेरे केस में, या फिर आपने कोई और करियर ऑप्शन लिया तो आपको डिसिप्लिन्ड रह के वहाँ काम करना है। तो वो कितने दिन रहेगा? 1 साल, 2 साल, और उसको आप ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। सो रिग्रेट वाली लाइफ मत जिए, एक ऐसी लाइफ जिए जिसको आप जाके फाइनली अपने डेथ बेड पे जहाँ आप जाके बहुत प्राउड होंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा।